स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। म्यूचुअल इंडक्शन में आता है। ये टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस का नाम है, ठीक है, और हम लोग उसको स्टेबलाइजर भी बोलते हैं, है ना, स्टेबलाइजर। तो ट्रांसफॉर्मर जो है एक सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या लिखा हुआ है? इट इज अ सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि वोल्टेज कम आ रहा है, घर पे नहीं, क्या टीवी नहीं चल रहा, क्यों? अरे वोल्टेज कम आ रहा है। तो उस समय अगर हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो हम लोग वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, समझे? अच्छा, सबसे मतलब इसका इंपॉर्टेंट यूज, इसके बिना शायद पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। कैसे? इट इज इन मोबाइल फोन चार्जर। बिना चार्जर का जिंदगी कैसा लगता है? पूरा दिन कट जाता है ये देखने के लिए कि बैटरी कितना है कि नहीं, चार्ज कितना बचा है। तो चार्जर में भी बेटा ट्रांसफार्मर होता है। कारण क्या है? देखो, अब तुम्हारा मोबाइल जो है उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 3.5 वोल्ट 4 वोल्ट होता है, लेकिन तुम चार्ज करने के लिए जिस प्लस सॉकेट में लगाते हो, है ना। अब देखिए, नजर पड़ा तो चार्जर मिल गया, देख सकते हैं आप, है ना। आपके मोबाइल में अगर आप देखिएगा तो पीछे लिखा रहता है 3.7 लिथियम आयन बैटरी, लेकिन आप उसको जिस प्लग में लगाते हैं, जो जो सर्किट में लगाते हैं, उस सर्किट का वोल्टेज रहता है 220 वोल्ट। समझ रहे हैं आप, है ना। यानी सिंपल बात है कि यहां पर ये जो आपको पावर सप्लाई मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है? यहां पर ये मिल रहा है 220 वोल्ट मिल रहा है। बट आपके मोबाइल को कितना चाहिए? आपके मोबाइल को चाहिए 3.5 वोल्ट। तो इस चार्जर में बेटा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, समझा? इस चार्जर में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वो क्या करता है? वो आपका 220 वोल्ट को 3.5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग कन्वर्ट कर देता है, समझे? तो देखते चलिए कैसा करता है ना। मैंने जो डायग्राम बनाया है वो तो एक सिंपल सर्किट डायग्राम है यहां पर। अच्छा, ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ चुका है कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो कॉइल्स है, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल वो होगा जो आपके मोबाइल को पावर सप्लाई करेगा। सेकेंडरी कॉइल वो होगा जो आपके मोबाइल फोन को पावर सप्लाई करेगा, और प्राइमरी कॉइल वो होगा जो चार्जर को पावर सप्लाई करेगा। समझे आप? यानी इधर होगा आपका मेंस 220 वोल्ट, मेंस 220 वोल्ट, और इधर हो जाएगा आपका मोबाइल फोन 3.5 वोल्ट या 3.74 वोल्ट, जितना बोलिए, है ना। अब यहां देखिए करता कैसे होगा ये। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको फ्लक्स लिंकेज कर रहा होगा इस तरह से। समझ रहे हैं आप? इसका फ्लक्स लिंकेज उस पर हो रहा होगा और उसका फ्लक्स लिंकेज इस पर हो रहा होगा। फिलहाल हम एक ही बात से इंटरेस्टेड है, इसका फ्लक्स लिंकेज उस पर क्या हो रहा है ना। उसका फ्लक्स लिंकेज इस पर क्या हो रहा है उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर हम क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फैराडेज लॉ याद करेंगे। फैराडेज लॉ क्या है? फैराडेज लॉ है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप इस पर फ्लक्स निकाल रहे हैं तो आपको इसका ईएमएफ मिलेगा, यानी ई एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई एस बाई डी टी, है ना। और अगर आप मान लीजिए प्राइमरी कॉइल का, यानी इसका इस पर निकालना चाहते हैं, अगर वाली बात है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप? ई पी इज इक्वल टू माइनस डी फाई पी बाई डी टी। ये भी क्या है? फैराडे लॉ, है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए,
हमें एक चीज यहां पर कंसिडर करना होगा, क्या? सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप है। लेट अस कंसिडर फ्लक्स लिंकेज रेट ओवर वन टर्न इज डी फाई बाई डी टी। यानी चाहे आप प्राइमरी का सेकेंडरी पर फ्लक्स लिंकेज रेट देखिए या सेकेंडरी का प्राइमरी पर फ्लक्स लिंकेज रेट देखिए, किसी का भी किसी पर भी देखिए, एक टर्न पे जो फ्लक्स लिंकेज रेट होगा उसको मैंने कितना मान लिया? डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो फिर ई एस कितना हो जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? एक टर्न पर है, एक टर्न पर फ्लक्स लिंकेज रेट है डी फाई बाई डी टी। तो अगर आप मान लीजिए सेकेंडरी पर टोटल फ्लक्स लिंकेज रेट देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? n टाइम्स द फ्लक्स लिंकेज रेट ओवर वन टर्न। समझ रहे हैं आप? यानी इस कॉइल पे, ये सेकेंडरी कॉइल पे ईएमएफ फैराडे लॉ के मुताबिक क्या होगा? ये होगा, है ना? क्या लिखा है यहां पर? टोटल फ्लक्स लिंकेज रेट ओवर सेकेंडरी कॉइल, और मैंने कंसीडर कर लिया कि एक टर्न पे इतना फ्लक्स लिंकेज रेट है और इसमें टर्न्स कितने हैं? ns। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज रेट इस पर कितना हो जाएगा? ns इंटू फ्लक्स लिंकेज रेट ओवर वन टर्न। तो ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका। अब अगर आप प्राइमरी कॉइल पर देखिएगा, यानी इसका अगर आप इस पर देखिएगा, तो आप क्या लिखेंगे? np टाइम्स डी फाई बाई डी टी। वेरी सिमिलर है कि नहीं? इसका टोटल फ्लक्स लिंकेज रेट कितना है? इतना, डी फाई पी बाई डी टी। और मैंने क्या मान लिया कि एक फ्लक्स लिंकेज रेट, चाहे आप इसका इस पर देखिए, इसका इस पर देखिए, कितना मान लिया? डी फाई बाई डी टी। तो इस पर टोटल कितना हो जाएगा? इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन फाई। तो एन फाई इंटू फ्लक्स लिंकेज रेट ओवर वन टर्न, है ना? एन पी। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 नाम दीजिए, बस काम खत्म। अब क्या कीजिए, आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा? ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू क्या है? ई एस में क्या है? माइनस ऑफ एन एस डी फाई बाई डी टी अपॉन माइनस ऑफ एन पी डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है। ये अगर आप नहीं किए तो फिर आपका डेरिवेशन पूरा नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, आप प्राइमरी का सेकेंडरी पर फ्लक्स लिंकेज रेट देखिए या सेकेंडरी का प्राइमरी पर फ्लक्स लिंकेज रेट देखिए, एक टर्न पे मैंने सेम माना है कितना? डी फाई बाई डी टी। ठीक है, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। तो ई एस बाई ई पी मुझे कितना मिल गया? एन एस बाई एन पी। समझे? इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको जो प्राइमरी वोल्टेज मिल रहा है वो मान लीजिए मिल रहा है 200 वोल्ट, ठीक है, और आपके मोबाइल को चाहिए मान लीजिए 4 वोल्ट। और क्वेश्चन कुछ इस तरह बनाया गया है कि जो चार्जर आप यूज कर रहे हैं उसके प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए 100 है, 100 टर्न्स है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्न, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, ये आपसे पूछ रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल। क्या करेंगे आप ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी करके आप एन एस निकाल लेंगे। इट्स वेरी सिंपल। ई एस कितना है? 4, ई पी कितना है? 200, और आपका एन एस कितना है? एन एस है, पूछ रहा है वो आपसे एन एस, और एन पी कितना है? 100। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? एन एस मात्र 2 टर्न्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समझ रहे हैं आप? यानी इसमें अगर 100 टर्न है, इसमें अगर 2 टर्न है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना हो गया? 50।
समझे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया 50, यानी वो 50 गुना वोल्टेज कम कर देगा। समझे, सो इट्स वेरी सिंपल कि जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उस तरफ का वोल्टेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, अब इतना आप लिख लीजिए अच्छे से, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, समझ गए आप इसको, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब क्या है, देखिए ट्रांसफॉर्मर जो है ना, ट्रांसफॉर्मर वो दो तरह का होता है, एक वो जो नहीं होता है और एक वो जो होता है। मतलब हम मानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर रियल नहीं होता है, आइडियल होता है, ऐसा हम मानते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो किस बारे पढ़ा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो रियल दुनिया में अगर आप जाइएगा, प्रैक्टिस में अगर आप जाइएगा, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं होते, रियल ट्रांसफॉर्मर होते हैं। जैसे गैस होता है ना, रियल गैस, आइडियल गैस, वैसे ही। अब आइडियल गैस के लिए आप लगाते इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और वही इक्वेशन आप रियल गैस के लिए लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। ठीक है, बट एक बात टेंशन मत लीजिएगा, देखिए किस बात का टेंशन नहीं लेना है वो भी देख लीजिए। तो ट्रांसफॉर्मर मान लीजिए मैंने पढ़ा आइडियल वाला और मैंने पढ़ा मान लीजिए रियल वाला, इन दोनों में फर्क क्या है देखिए, आखिर बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। आइडियल मतलब हम लोग मान लेते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। समझे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्राइमरी साइड का जो पावर होगा, इस साइड का जो पावर होगा और सेकेंडरी साइड का जो पावर होगा वो सेम होगा। ये बस ये मीनिंग है आइडियल का, समझे, कि दोनों तरफ का पावर जो होगा वो सेम होगा। लेकिन रियल में क्या होता है, देयर आर सम काइंड ऑफ लॉसेस, देयर आर सम काइंड्स ऑफ लॉसेस, यानी पावर जो प्राइमरी साइड का होगा वो पावर सेकेंडरी साइड का नहीं होगा। और ये जाहिर सी बात है कि पावर जो प्राइमरी साइड का होगा वो कम होगा सेकेंडरी साइड से। सॉरी गलती हो गया, जो सेकेंडरी साइड का जो पावर होगा वो प्राइमरी साइड से कम होगा। फिर से लिखते इसको, रुकिए, प्राइमरी साइड का ज्यादा होगा, सेकेंडरी साइड का कम होगा। इस साइड हम एनर्जी पूरा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस साइड एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाएगा। ये होता है रियलिटी में। क्यों होता है ऐसा वो पढ़ेंगे बाद में आराम से, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। पहले देख लेते हैं कि बात क्या है। देखिए हम जानते हैं कि चाहे वो आइडियल हो या चाहे रियल हो, एक चीज याद रखिएगा, चाहे वो आइडियल हो या फिर रियल हो, एक फॉर्मूला हमेशा काम आएगा जो हमने अभी तक डिराइव किया है, ईपी बाई ई एस इज इक्वल टू एनपी बाई एनएस। हमने क्या डिराइव किया था, ई एस बाई ईपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी, उसी को उल्टा करके लिख दिया है मैंने, है ना, ईपी बाई ई एस इज इक्वल टू एनपी बाई एनएस। ये फॉर्मूला काम आएगा। लेकिन आप एक चीज जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो प्राइमरी साइड का पावर का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइमरी साइड का वोल्टेज इंटू प्राइमरी साइड का करंट इधर, और सेकेंडरी साइड का पावर का फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी साइड का करंट। तो यहां पर देखिए ईपी अपॉन ईएस अगर आप लिखते हैं तो इधर क्या मिलेगा, आईएस अपॉन आईपी, समझे। और ईपी बाई ईएस क्या था, एनपी बाई एनएस, तो आप ऐसा लिख सकते हैं एनपी बाई एनएस। तो यहां से क्या बात सामने आ रहा है कि जिस तरह से ये रेशियो सीधा है, देखिए वोल्टेज का रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी इज इक्वल टू टर्न्स का रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी, लेकिन यहां पर देखिए करंट का रेशियो उल्टा आ गया है, आई एस बाई आई पी इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस, यानी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। जिस साइड टर्न ज्यादा होगा उस साइड का करंट कम होगा। मैंने आपको बोला था ना कि हम जब स्टेप अप करते हैं तो हम एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग स्टेप अप करते हैं। तो एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट थिंग हम करते हैं स्टेप अप। अगर मान लीजिए इधर का वोल्टेज कम है, इधर का वोल्टेज ज्यादा है, मान लीजिए ये 4 वोल्ट में मिटा रहा हूं, ये 200 वोल्ट में मिटा रहा हूं, मान लीजिए इधर का वोल्टेज कम है और आपको वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है, तो आपको इस तरह से फायदा नहीं हो सकता कि कुछ ज्यादा मिल गया हमको। अगर आपको कोई चीज ज्यादा मिला है तो दूसरा चीज कम मिल जाएगा। मतलब अगर आपने वोल्टेज n टाइम्स बढ़ा दिया है तो करंट n टाइम्स कम हो जाएगा।
सिमिलरली आप उल्टा भी देख सकते हैं, स्टेप डाउन का मतलब क्या होगा? स्टेप डाउन का मतलब होगा कि इधर का वोल्टेज ज्यादा और इधर का वोल्टेज कम, है ना। स्टेप डाउन मतलब सेकेंडरी साइड में कम, और स्टेप अप मतलब सेकेंडरी साइड में ज्यादा, ठीक है। तो स्टेप डाउन में देखिए, अगर आपने इधर वोल्टेज ज्यादा रखा, इधर वोल्टेज कम रखा, तो ऑफ कोर्स बदले में क्या हो जाएगा, इधर करंट कम हो जाएगा और इधर करंट ज्यादा हो जाएगा, समझे आप, उल्टा होगा, ठीक है। अच्छा यहां देखिए, अगर आप रियल ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो पावर जो प्राइमरी का है वो सेकेंडरी पावर नहीं है, तो करंट का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप? यानी जब आइडियल ट्रांसफार्मर रहेगा तो आप सीधा लिख सकते हैं क्या भाई, वोल्टेज का रेशियो इज इक्वल टू टर्न्स का रेशियो, और करंट का रेशियो इज इक्वल टू टर्न्स का उल्टा रेशियो। लेकिन अगर मान लीजिए वो आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, वो रियल ट्रांसफार्मर है, समझ रहे हैं आप, आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है वो रियल ट्रांसफार्मर है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है अ ट्रांसफार्मर विच इज रियल, ऐसा। उस समय आप ये फॉर्मूला जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप करंट के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन आप इसके बेसिस पर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है, रियल है। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा, एक एग्जांपल पे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अ ट्रांसफार्मर ऑफ एफिशिएंसी 80% डॉट डॉट डॉट। बस जहां क्वेश्चन में आपने देख लिया कि एफिशिएंसी दिया हुआ है, समझ जाना कि वो रियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल नहीं है। क्योंकि बेटा इसका एफिशिएंसी कितना होता है, अगर हम एफिशिएंसी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं जिसे हम ईटा कहते हैं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है 1, मतलब 100%। क्यों? क्योंकि जितना आप पावर दे रहे हैं इनपुट में, उतना पावर आपको मिल रहा है आउटपुट में। लेकिन यहां पर देखिए, आप जितना पावर दे रहे हैं इनपुट में, उतना पावर आपको आउटपुट में नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा, यानी इसका एफिशिएंसी कम है, और रियलिटी में यही होता है। तो याद रखिएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है इनपुट आउटपुट बाय इनपुट, सेकेंडरी बाय प्राइमरी। ये आपका होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अगर परसेंटेज में दिया है तो आप इंटू 100 कीजिए, ठीक है। परसेंटेज में इस तरह दिया है तो 100 कीजिए, और 0.8 लिखा है ऐसा मान लीजिए तो 100 मत कीजिए इंटू, ठीक है। तो हम किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो डायरेक्ट हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, आइए चलिए। तो क्या क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर ऑफ एफिशिएंसी 80% हैज 100 टर्न्स and 400 turns in the primary and secondary respectively। ठीक है। तो if the इनपुट तो नहीं बोलते हम यहां पर, प्राइमरी बोलेंगे। इफ द प्राइमरी वोल्टेज यानी ईएमएफ, इफ सपोज 800 वोल्ट एंड द प्राइमरी करंट is 5 ampere, then find secondary current, primary power, secondary power और secondary voltage, है ना। क्वेश्चन को ठीक से देखिए, क्या बोल रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसका 80% एफिशिएंसी है, यानी 20% लॉस हो गया, समझे, 20% लॉस हो गया। कहां लॉस हो गया, वो थ्योरेटिकल स्टडी है, उसको बाद में पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, उसके पास 100 टर्न है प्राइमरी में और 400 टर्न है सेकेंडरी में। अगर मान लीजिए प्राइमरी ईएमएफ जो है यानी ईपी वो 800 वोल्ट है, और प्राइमरी करंट जो है वो मान लीजिए 5 एम्पियर है, यानी इस साइड का दिया है उसने, ठीक है, इस साइड का उसने वोल्टेज दिया कितना, 800 वोल्ट, और करंट कितना दिया, 5 एम्पियर। तो फिर बताइए कि इस साइड वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा,
इस साइड पावर कितना होगा, इस साइड पावर कितना होगा, सब बताइए। तो देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप बस एक चीज समझिए कि एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट, और आउटपुट हम यहां पर सेकेंडरी को बोलते हैं और इनपुट बोलते हैं प्राइमरी को। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्राइमरी पावर निकालेंगे। इसको सॉल्व कहां करें, ठीक है, हम प्राइमरी पावर निकालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप इस चीज को इनपुट मान लीजिए और इस चीज को आउटपुट मान लीजिए, ठीक है। तो आउटपुट बाय इनपुट क्या हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम वही लिखते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। आउटपुट क्या याद रखिएगा, सेकेंडरी पावर, और इनपुट क्या है, प्राइमरी पावर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि चाहे वो आइडियल हो या रियल हो, आप ये वाला फॉर्मूला कभी भी लगा सकते हैं। क्या, ईपी बाई ई एस इज इक्वल टू एनपी बाई एनएस। ये फॉर्मूला आप कभी भी लगा सकते हैं, चाहे वो रियल हो या आइडियल हो, आप इसको लगा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे पास प्राइमरी ईएमएफ है ईपी कितना 800 वोल्ट, और हमारे पास प्राइमरी करंट है कितना 5 एम्पियर। तो हम तुरंत क्या कर सकते हैं, प्राइमरी पावर निकाल सकते हैं, ईपी इंटू आईपी, 800 इंटू 5, इट विल बी 4000 वैट। हमारा प्राइमरी पावर निकल गया है। अब देखिए हमको एफिशिएंसी दिया हुआ है, हमको प्राइमरी पावर मालूम है, ठीक है। हमको एफिशिएंसी दिया हुआ है, हमको प्राइमरी पावर मालूम है, तो हम तुरंत सेकेंडरी पावर पता कर सकते हैं। उस पार्ट को वहां कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है 80%। तो हम लिखते हैं ऐसा कि एफिशिएंसी हमको मालूम है क्या होता है, सेकेंडरी पावर बाय प्राइमरी पावर इंटू 100, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 80, प्राइमरी पावर हमने पता किया है कितना 4000 वाट, सेकेंडरी पावर हम पता करना चाहते हैं इंटू 100, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी पावर विल बी इक्वल टू 3200 वैट, 40 इंटू 80, ये हमारा सेकेंडरी पावर निकल गया। यानी उसने हमसे जो पूछा था उसमें से 2 निकल चुका है, प्राइमरी पावर भी निकल चुका है और सेकेंडरी पावर भी निकल चुका है। अब चलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो आइडियल और रियल दोनों के यूज हो सकता है, ES बाई ईपी इज इक्वल टू NS बाई NP, ठीक है। तो ES नहीं पता, EP 800 वोल्ट, NS यानी सेकेंडरी साइड का टर्न्स कितना है 400, और प्राइमरी साइड का टर्न्स कितना है 100। तो ES कितना हो जाएगा 3200 वोल्ट, यानी ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आपने 800 वोल्ट को 3200 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी वोल्टेज कितना टाइम्स हो गया, जितना टाइम्स टर्न्स था, यहां 100 टर्न्स था, यहां 400 टर्न्स था, तो कितना टाइम्स है टर्न्स का 4 टाइम्स है, तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। लेकिन करंट 4 टाइम्स कम नहीं होगा क्योंकि ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है। तो करंट हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। अभी करंट कैसे निकालेंगे, हमको सेकेंडरी पावर मालूम है, इट्स वेरी इजी। देखिए हमको सेकेंडरी पावर मालूम है, PS इज इक्वल टू क्या होता है ES इंटू IS, ठीक है। तो PS हमने कितना निकाला 3200, और ES हमको कैलकुलेट करना है कि कर लिया, हमने कर लिया है 3200 इंटू IS, क्या बात है, IS यहीं पर आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। अच्छा तो देखिए मतलब समझिए बात को
कि वोल्टेज कितना टाइम्स हुआ, वोल्टेज कितना था 800 वोल्ट था, कितना टाइम्स कर दिया आपने 4 टाइम्स कर दिया। लेकिन करंट कितना था 5 एंपियर था, कितना टाइम्स किया आपने कम 5 टाइम्स कर दिया। समझे? तो रियल और आइडियल ट्रांसफार्मर में आप फर्क को समझिए, है ना। एक बार फिर से बता देता हूं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में टर्न्स का रेशियो इज वोल्टेज का रेशियो और टर्न्स का उल्टा रेशियो इज करंट का रेशियो, यानी प्राइमरी बाय सेकेंडरी इज इक्वल टू सेकेंडरी बाय प्राइमरी करंट के केस में, ठीक है। और आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या हो जाता है, एफिशिएंसी 100% है, जिसका मीनिंग क्या निकलता है कि सेकेंडरी पावर इज इक्वल टू प्राइमरी पावर, देयर इज नो लॉस। और रियल ट्रांसफार्मर में यहां पर वो फॉर्मूला लगेगा जो आइडियल में लग रहा था, कौन सा, वोल्टेज वाला, EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS। लेकिन करंट का फॉर्मूला नहीं लगेगा कि भाई IP बाई IS इज इक्वल टू NS बाई NP, ये फॉर्मूला करंट का नहीं लगेगा। हमें एफिशिएंसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखिएगा, इट इज आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कहां काम आता है, जहां जहां हमको वोल्टेज कम या ज्यादा जानबूझकर करना पड़ता है, समझे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए जो बड़े बड़े पावर ग्रिड होते हैं वो कम से कम नहीं भी तो 16,000 वोल्ट 32,000 वोल्ट बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में कितना आ रहा है 220 वोल्ट 240 वोल्ट। तो ये कैसे किया जा रहा है, आप देखे होंगे रास्ते में बड़े बड़े यूनिट्स लगे रहते हैं, उसको भी ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं, वो बहुत काफी बड़ा है ना, वो बहुत ज्यादा कमर्शियल लेवल पर बहुत ज्यादा है वो, तो वो सीधा क्या कर देता है, उसको कम कर देता है, एकदम से स्टेप डाउन कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज स्टेप डाउन करना या वोल्टेज स्टेप अप करना एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन काफी सिंपल है बट फिर भी आप एक बार देखिएगा दोबारा। चलो